हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की 4.3 एक्सरसाइज शुरू कर दी थी और हमने कुछ नया नया टॉपिक पढ़ा था, वहाँ पे नया कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, जिसको हमने कहा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, वो मेथड से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था, उसके रूट्स निकाले थे। ठीक है, और हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4.3 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. उसने क्या कहा है कि रहमान की जो उम्र है ना, 3 साल पहले और 5 साल बाद जो उम्र है उनकी, उसका रेसिप्रोकल का अगर सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका जो आंसर आ रहा है ना, वो आ रहा है 1/3। तो पहले हम देख लेते हैं रहमान की एज कितनी, आज की एज। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, क्या है प्रेजेंट एज ऑफ रहमान? एक्स मान लिया हमने। ठीक है, हमने एक्स मान ली, एक्स ईयर्स उसकी एज है। ठीक है, क्योंकि उम्र हम सालों में लिख रहे हैं, मंथ में या डेज में तो नहीं लिख नहीं रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ईयर मेंशन करना ज़रूरी है कि प्रेजेंट एज ऑफ रहमान कितनी है, एक्स ईयर्स। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा है कि 3 साल पहले, तो 3 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी? Three years ago, रहमान्स एज कितनी हो जाएगी? x-3 हो जाएगी। और वही उसने कहा है कि 5 years आफ्टर, कितनी एज हो जाएगी उसकी? x+5 years हो जाएगी। बिल्कुल। अब उसने क्या कहा है, इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ किसका? रेसिप्रोकल उसने कहा है कि उसकी 3 साल पहले की और 5 साल बाद की जो उम्र है ना, उसका रेसिप्रोकल का सम जो है वो 1/3 है। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका? रेसिप्रोकल 1/x-3 हो जाएगा। मैंने बताया था ना, रेसिप्रोकल को उल्टा कर देते बस। और सम करना है किसके साथ? रेसिप्रोकल ऑफ 5 years बाद की उम्र, x+5 कितने के बराबर है? 1/3 के बराबर है। बिल्कुल जी हाँ, 1/3 के बराबर है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनानी है। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और आपको x की वैल्यू निकाल देनी है। तो उसने प्रेजेंट एज ही पूछा है जी, बिल्कुल प्रेजेंट एज ही पूछा है, तो x की वैल्यू निकल जाएगी तो प्रेजेंट एज आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया x+5 प्लस x-3, ऐसे मल्टीप्लाई किया, x+5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, x-3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। डिवाइड में क्या आ गया? x-3 मल्टीप्लाई विद x+5 इज इक्वल टू 1/3 गिवन है। अब देखो, x और x 2x हो गया, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 में से 3 गया तो 2 आ गया, और यहाँ पे ब्रैकेट रखो, 3 इधर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो, x-3 x+5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x-3 और ये आ जाएगा x+5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो, 3 2 6, 3 2 6, यहाँ पे आ गया 6x प्लस 6 इज इक्वल टू, इसको खोल देंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो x² प्लस 5x माइनस 3x और माइनस 15। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो, सारी टर्म को इस साइड ले आओ। जहाँ जहाँ देखो साइन चेंज होगा, जब भी हम RHS को LHS में लेके जाते हैं, LHS वाली टर्म को RHS में लेके जाते हैं, तो उनके साइन जो भी हों वो चेंज हो जाते हैं, ऑपोजिट साइन हो जाते हैं। तो सबको इस साइड लेके आएंगे, तो x² है तो -x² माइनस 5x प्लस 3x प्लस 15, यहाँ पे पहले से प्लस 6x है और प्लस 6 है, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखो, -5x और प्लस 3x कितना बचा? -2x, -2x प्लस 6x कितना बचा? 4x। तो यहाँ पे क्या आ गया? -x² प्लस 4x और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, देखो
15 प्लस 6 21 इज इक्वल टू 0। देखो इजी हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x प्लस 15 प्लस 6x प्लस 6 था, तो इसको हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपली सॉल्व किया। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रह गया, 5x में माइनस 5x था प्लस 3x था, तो यहाँ पे माइनस 2x बचा। अब माइनस 2x और 6x है, तो 6x में से माइनस 2x हो गया तो 4x हो गया। अब यहाँ पे 15 है, 15 प्लस 6 कितना हुआ 21, तो 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा 21, यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस 21 आ गया। अब देखो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 21 इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे -4x आ जाएगा और यहाँ पे -21 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताया था, देखो इसमें एक तो स्प्लिट मेथड भी लग जाएगा, आपको स्प्लिट मेथड भी बताया था और साथ में आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बताया था, वो भी लग जाएगा। यहाँ पे स्प्लिट मेथड से करना ईजी रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो उसी तरह से x कॉमन निकल आएगा, तो वैसे करके आपका सॉल्व हो जाएगा। करके देखते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x कॉमन आ गया तो x माइनस 7 बचा, यहाँ पे भी x माइनस 7 बनाना है, तो x माइनस 7 इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 3 आ जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपका क्या आ गया वैल्यू, x प्लस 3 और मल्टीप्लाई में x प्लस x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो -3 आ जाएगी या फिर प्लस में 7 आ जाएगी। अब देखो x इक्वल टू -3 तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि एज कभी माइनस में तो जाएगी नहीं, तो उसकी एज क्या हो गई 7 ईयर्स। x की वैल्यू आ गई कितनी 7, तो x क्या था, उसकी रहमान की प्रेजेंट एज थी, तो यहाँ पे आ गया 7 ईयर्स। इजी मेथड था। अब देखो जो तो ऐसे सिंपल मेथड होंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के मैं आपको दे दूंगा, बाकी का आपने खुद सॉल्व करना है, खुद मेथड लगाओ, स्प्लिट मेथड लगाओगे या फिर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओगे। मैंने आपको बता दिया था कौन सा मेथड ईजी है और कैसे करना है, ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करोगे, वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे करोगे वो आपने खुद देखना है, ठीक है। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 5th क्वेश्चन, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ठीक है, शेफाली के मार्क्स जो हैं वो मैथमेटिक्स और इंग्लिश में कितने हैं 30। हाँ, उसके मैथ्स में 2 मार्क्स अगर ज़्यादा आ जाएं और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आ जाएं तो उसका जो मार्क्स का प्रोडक्ट है वो 210 होता है, उसने ये कहा है। तो बस हमें क्या करना है, एक को x मान लेना है बस, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैथमेटिक्स में हम x मान लेते हैं और इंग्लिश में उसके कितने हैं, इंग्लिश में अगर एक में x मान लिया, टोटल दोनों का सम 30 है, मैथ्स को x मान लिया, तो हमारा इंग्लिश में क्या हो जाएगा 30 माइनस x हो जाएगा। देखो क्वेश्चन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता हूँ मैं, आप बाकी का खुद कर लेना इसमें। 5th क्वेश्चन देखो, लेट मान लेते हैं, शेफाली नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि शेफाली ही है इसमें और कोई है नहीं। मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, x हैं, तो वही मार्क्स इन इंग्लिश कितना हो जाएगा 30 माइनस x। ये हो गया, यहाँ तक समझ आया। हमने मैथ्स में मार्क्स मान लिए उसके x हैं, टोटल मार्क्स उसने दे रखा है 30 हैं, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 30 माइनस x हो जाएंगे। उसके बाद उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, देखो अगर मैथ्स में उसके मार्क्स 2 ज़्यादा आ जाएं और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आ जाएं, ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 210 के बराबर है। तो मैथ्स में मार्क्स ज़्यादा करो, x प्लस कितने ज़्यादा हैं 2, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 30 माइनस x, और इंग्लिश में कितने कम आए 3 मार्क्स कम आए। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितने बराबर है 210 के बराबर है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और आपके लिए इजी हो जाएगा। इसको फर्दर करेंगे तो x प्लस 2 एंड 30 माइनस 3 27 माइनस x इज इक्वल टू 210, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 इंटू 2 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। बस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपको x की वैल्यू आ जाएगी। उसने पूछा क्या है
कि फाइंड द मार्क्स इन द टू सब्जेक्ट्स, इंग्लिश में और मैथ्स में मार्क्स पता करने हैं। अब आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी, तो x की वैल्यू मैथ्स की है, मतलब x की वैल्यू पता लग गई तो मैथ्स का नंबर आ गए, और अगर मैथ्स के नंबर आ गए तो इंग्लिश के नंबर भी मिल जाएंगे 30 - x। और याद रखना मार्क्स कभी नेगेटिव नहीं आएंगे। अगर आपका देखो यहाँ पे दो तरह के नंबर आ रहे हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब देखो एज हो गया या फिर मार्क्स हो गए, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे या ज़ीरो आएगा, ठीक है। और ये एज है, एज कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगी। आपको भी पता है बर्थ के बाद एज स्टार्ट हो जाती है, मंथ्स में स्टार्ट होती है, फिर ईयर्स में, ठीक है। इस करके आपकी एज भी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। इसी तरह से आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि कौन कौन सी चीज़ की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, तो उस तरह से आपको ये नेगेटिव वाला आंसर नेग्लेक्ट कर देना है। और अगर दोनों पॉजिटिव आ रहे होंगे आंसर, तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि आपको कुछ भी कर सकते हो आप, दोनों में से जो आपको ऑप्शन लग रहा है कि ये मेरे लिए सही है, कैलकुलेशन के लिए सही है, दोनों में से दोनों, जैसे दो ऑप्शन आ गए आपके पास, इसमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, और आपके पास दोनों पॉजिटिव आ गए, तो आपको क्या करना है, दोनों में से वो आंसर उठाना है जिससे कैलकुलेशन आपकी ईजी हो रही हो, वो आपकी सहूलियत के हिसाब से है, और उसमें आपने नेग्लेक्ट नहीं करना है। उसने बोलना है, आपने बोलना है कि बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू दिस, तो आपकी जो भी आंसर होगा वो आपका मेंशन हो जाएगा। तो ये आपको पता लग गया फिफ्थ क्वेश्चन कैसे करना है। इसके बाद करते हैं, मूव ऑन करते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन पे भी अगर कॉन्सेप्ट पूरा करवाने वाला हुआ तो पूरा सॉल्व करवाऊंगा, नहीं तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दे दूंगा, आपको खुद सॉल्व करना है बाकी का, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर, क्या कह रहा है, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं, एक ये शॉर्टर साइड होगी और ये लॉन्गर साइड हो गई। उसने क्या बोला है, ये डायगोनल हो गई, ठीक है। उसने क्या बोला है कि डायगोनल छोटी वाली से, छोटी वाली जो उसकी साइड है उससे कितनी ज़्यादा है, 60 मीटर ज़्यादा है। तो मान लेते हैं कि जो छोटी वाली साइड है वो कितनी है, x मीटर मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। मैं m नहीं लिख रहा हूँ, कन्फ्यूज़न हो जाएगी, इसलिए x मीटर मान लेते हैं। तो उसकी डायगोनल कितनी हो जाएगी, x प्लस 60 मीटर हो जाएगी। और उसने क्या कहा है उसमें, हाँ, लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। हमने शॉर्टर साइड को क्या माना था, x माना था, और डायगोनल उससे 60 मीटर ज़्यादा थी, तो डायगोनल की वैल्यू आ गई। अब हम मान लेते हैं इसकी, जो इसने जो बोला है ना कि उसकी लेंथ है, वो लेंथ छोटी वाली साइड से, मतलब कि बड़ी वाली साइड की लेंथ छोटी वाली साइड से 30 मीटर ज़्यादा है। तो आपको लॉन्गेस्ट साइड मिल गई, छोटी साइड मिल गई और डायगोनल मिल गई। इसको नंबरिंग दे दो A, B, C और D, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, फील्ड की साइड निकालनी है बस। अब देखो आपको याद होगा कि ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल, इंटरनल एंगल 90 डिग्री होता है। अब देखो अगर ये 90 डिग्री हो रहा है तो ये एक ट्रायंगल बना रहा है ABC, ABC एक ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। और अगर ये वाली साइड x है तो ये पैरेलल होती है और इक्वल होती है ऑपोजिट साइड, तो ये भी x हो जाएगी। और अगर ये x है और आपको पता है ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बिल्कुल। तो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। आपका क्वेश्चन नंबर है ये 6, ठीक है। आपको सॉल्यूशन कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले लिखो, आपने ये डायग्राम बनाना है ज़रूर है, क्वेश्चन से पढ़ के डायग्राम बनाया हमने, देखा, ठीक है। तो देखेंगे इन ट्रायंगल AB एंड C, ट्रायंगल ABC क्या कह रहा है, ठीक है, एंगल B इज 90 डिग्री, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो हमको एक प्रॉपर्टी पता है जिससे क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। इसमें हम बेस AB मान सकते हैं, परपेंडिकुलर BC मान सकते हैं, और हाइपोटेनियस तो AC है ही है, ठीक है। अब हाइपोटेनियस क्या है, AC का होल स्क्वायर है,
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, एक्स का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है, एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ए सी डायगोनल है तो डायगोनल क्या है, ए सी लिख दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं, डायगोनल ए सी है, लेकिन यहाँ पे एक्स प्लस 60 भी लिख सकते हो और लिखना भी आपको ये बाद में भी वैल्यू पुट करनी थी। ठीक है, तो एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। तो ये अगर इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60 का होल स्क्वायर आ जाएगा 3600 प्लस 2ab, तो 62 ज़ा 120 एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू इसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे प्लस 30 ज़ा 900 प्लस 60x 2ab। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये सॉल्व करनी है इक्वेशन। आपको x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब लेंथ की ब्रेड्थ की वैल्यू आ जाएगी, आपकी छोटी जो लेंथ है रेक्टेंगुलर फील्ड की, जो छोटी वाली साइड है वो x है, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, उससे आप डायगोनल भी निकाल सकते हैं और उसके बाद आप इसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं। अगर निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। इसमें कैसे करेंगे देखो, अच्छा वैल्यू याद रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू हमेशा याद रखना। ठीक है, इसमें आपकी हो सकता है कि पॉजिटिव वैल्यू तो आएगी, एक नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, तो नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देना है। अगर पॉजिटिव वैल्यू, दोनों पॉजिटिव वैल्यू आती हैं तो आपको इजी वाली वैल्यू उठानी है जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो, सारी की सारी उठा के इस साइड ले आओ, पॉजिटिव है तो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस 120x प्लस 3600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। तो अब इसको इधर लेके आएंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएंगे सब में, सबके मैंने बोला था ना साइन चेंज होंगे। तो 120x प्लस 3600 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 60x और माइनस 900 इज इक्वल टू 0। सारे के सारे इस साइड ले आए तो नेगेटिव साइन आ गए। अब एक्स स्क्वायर में से माइनस 2x स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 60 120x, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 120 में 60 गया तो 60x बच जाएगा, और 3600 में से 900 गया तो प्लस 2700 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0 है। तो कुछ नहीं करना है, -1 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको याद रखना है कि अगर आपको स्प्लिट मेथड करना है ना, तो स्प्लिट मेथड में x की वैल्यू अगर प्लस में पॉजिटिव में रखोगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। इसको रखो एक्स स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। तो आप स्प्लिट मेथड से भी कर सकते हैं इसको, और आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं। स्प्लिट मेथड में क्या करेंगे, 60 को 90 और 30 लिखेंगे, माइनस 90x प्लस 30x लिखेंगे तो 2700 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस में। ठीक है, तो इस तरह आपकी वैल्यू जो 30 वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, क्योंकि 30 को हमने यहाँ पे प्लस में लिया है, और जो माइनस 90 लिया है, माइनस 90 मतलब x की वैल्यू 90 प्लस में आ जाएगी। x की वैल्यू 90 प्लस में आएगी मतलब x की वैल्यू 90 मीटर हो गई, तो इसकी वैल्यू 120 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 150 हो जाएगी। आपको लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी थी, वो जो कि 90 और 120 आ जाएगी। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बता दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी और आपको बता भी दिया ओरली कि कैसे सॉल्व करेंगे, और पूरा सॉल्व भी करके बता दिया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक बार क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये देखो एक बार बस। देखो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ अ 2 नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर्स। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 180। ठीक है, मान लेते हैं फिर 2 नंबर है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 7th। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हम देख लेते हैं स्मॉलर नंबर को क्या माना है हमने, x। स्मॉलर नंबर क्या है, x मान लिया। ठीक है, और उसने क्या बोला है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 180, वो बाद में करते हैं। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अब लार्जर नंबर क्या हो जाएगा,
लार्जर नंबर क्या बोला है कि छोटे नंबर का स्क्वायर करने पे वो बड़े वाले नंबर से 8 गुना बड़ा हो जाता है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे इसके स्क्वायर को तो लार्जर नंबर आ जाएगा। स्मॉलर नंबर हमको पता चल गया, लार्जर नंबर पता चल गया। अब उसने क्या बोला है कि दोनों का स्क्वायर करने पे सम जो है 180 आ रहा है। लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करने पे स्मॉलर का स्क्वायर किया प्लस एक्स स्क्वायर बाई 8 का होल स्क्वायर किया, दोनों नंबर्स का हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 180। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको यहाँ पे x की वैल्यू 4 मिल जाएगी, तो उसके लिए आपको x की वैल्यू 4 को कुछ मानना पड़ेगा, तो वो देखते हैं क्या मानेंगे। तो इसमें आगे क्या कहा है उसने, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज, अच्छा डिफरेंस कहा है, एडिशन नहीं कहा है, याद रखना डिफरेंस कहा है। डिफरेंस में बड़ा नंबर हमेशा पहले लिखेंगे, बड़ा नंबर, अब लार्जर नंबर ये है तो लार्जर नंबर पहले लिखेंगे। एडिशन में कोई भी नंबर आप आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हमेशा बड़ा वाला नंबर आगे लिखेंगे। दोनों का स्क्वायर का माइनस करते हैं तो वैल्यू 180 आती है, तो सॉल्व कर देंगे। इसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू बाई 4 और यहाँ पे आ गया 8 8 = 64 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 180। अब देखो अगर हम यहाँ पे लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम ले लेते हैं y, तो यहाँ पे क्या है, x की पावर 4 है, तो मतलब x की पावर 2 की पावर 2 है डिवाइड बाई 64 है माइनस एक्स स्क्वायर है इक्वल टू 180 है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू y पुट किया, y का होल स्क्वायर अपॉन 64 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह y पुट किया इज इक्वल टू 180। ईजी हो गया आपके लिए। अब देखो आपके पास एक ही वेरिएबल आ गया, बस बाद में जाके आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इसमें। तो कैसे करेंगे, देखो वाई स्क्वायर माइनस 64y, पूरी इक्वेशन को 64 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इसमें हमको ऐसे बनाना था, इसकी जो कोफिशिएंट था वो 1 बनाना था, जो इजी इक्वेशन बनानी थी। तो 180 इंटू 64 आ गया। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 64y माइनस 180 इंटू 64 क्या होता है, 180 इंटू 64 आपका हो जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा इधर, और 18 इंटू 64 क्या हो जाएगा, 18 इंटू 60 हो जाएगा 115। ओके, इसका वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 1 एंड 5 एंड 2 और 0 का 0 तो आ ही जाएगा। 1860 था 64 इंटू 18 1152 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपको ये इक्वेशन आ गई। अब देखो आपको इक्वेशन का करना क्या है। अब ये देखो काफ़ी बड़ी इक्वेशन है, ठीक है, तो आपको ये थोड़ी सी हार्ड लगेगी। इसको कुछ नहीं करना है, देखो जो भी नंबर होगा वो 64 से बड़ा नंबर होगा, इतना याद रखना बस। जो इसका आंसर आएगा वो 64 से बड़ा होगा। ठीक है, इसको स्प्लिट मेथड से करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना, इसको कुछ नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, देखो इसमें a की वैल्यू क्या है आपकी, देखो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है -64 और c की वैल्यू क्या है -1 1 5 2 एंड 0। a b c की वैल्यू पुट कर दी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है, उसमें वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 8th क्वेश्चन। ये ट्रेन का है। देखते ट्रेन ट्रैवल कर रही है और ट्रैवल करते करते वो कहाँ पहुँच गई, मुंबई पहुँच गई। ठीक है, बिल्कुल। देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, देखो 7th हो गया, 8th क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है और 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कि 360 किलोमीटर अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करती है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब उसकी स्पीड बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, तो हम पहले क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं। 8th क्वेश्चन है, ठीक है। 8th क्वेश्चन का पहले क्या लिखा है इसने क्वेश्चन में कि ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड had been 5 किलोमीटर मोर it would have taken 1 hour less। उसने क्या कहा है कि अगर 360 किलोमीटर एक ट्रेन ट्रैवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड पे मतलब सेम स्पीड पे वो ट्रैवल करती है, तो उसकी जो
360 किलोमीटर अगर सेम स्पीड से ट्रेवल कर रही है, और अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म से, जो यूनिफॉर्म स्पीड थी ना उससे ज़्यादा हो जाती है 5 किलोमीटर पर आवर, तो वो 1 घंटा कम लेती है। तो हम पहले मान लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू क्या है, एक्स मान लेते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर। अब देखो न्यू स्पीड क्या है हमारे पास, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। उसने ये बोला 5 किलोमीटर की रफ्तार बढ़ा दी उसने, पर आवर की स्पीड बढ़ा दी है, ठीक है। उसने क्या कहा है, अब 1 घंटा कम लेती है, न्यू स्पीड से वो 1 घंटा कम लेती है। तो आपको पता है ना स्पीड की वैल्यू होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आपको डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस कितना दे रखा है, 360 किलोमीटर। स्पीड आपको पता लग गई यहां से, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस, स्पीड अपॉन डिस्टेंस। स्पीड क्या है, अगर x की स्पीड से चलता है तो x बाई 360 हो जाएगा, ठीक है। और अगर न्यू वाली स्पीड, न्यू वाले टाइम की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, ये टाइम 1 है, x की स्पीड से ये हो जाएगा x प्लस 5 अपॉन 360, ये हो गया आवर्स में। अब देखो उसने क्या बोला है कि नया वाला टाइम और पुराने वाले टाइम में 1 घंटे का फ़र्क है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुराना वाला टाइम ज़्यादा था तो वो पहले लिखेंगे 360 माइनस एक्स प्लस 5 बाय 360 इज इक्वल टू कितना है 1। 1 घंटे का फ़र्क है दोनों में, ठीक है। टाइम 2 कम लगेगा, ठीक है, और टाइम 1 ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब देखो आपको पता लग गया क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, आपको पता है, और टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, आपका डिस्टेंस नीचे लिख दिया है, लेकिन हमेशा याद रखो टाइम की वैल्यू यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला है ना एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी, तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी अपॉन एस हो जाएगा, डी अपॉन एस हो जाएगा ना। तो हमने एस ऊपर लिख दिया है, बस यही गलती की है हमने और कुछ नहीं गलती की है इसमें, इसको सुधारते हैं। टाइम 1 क्या हो जाएगा आपका, टाइम 1 हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 360 और स्पीड क्या है x, यहाँ पे क्या है 360 अपॉन एक्स प्लस 5। अब देखो पहले वाला 360 अपॉन एक्स ज़्यादा है, माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 कम है, इक्वल टू 1। 1 घंटे की कमी आ रही है, पहला वाला 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है, अगर दोनों को माइनस करेंगे तो 1 घंटा आ जाएगा। अब कुछ नहीं करेंगे, इसको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व कर देंगे जैसे हम करते हैं, 360 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 5, ठीक है, और माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 360, डिवाइड में एक्स प्लस 5 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 1। अब इक्वेशन आपकी कितनी इजी हो गई देखो, 360x प्लस 6 5 30, 0 और 0, 6 5 30 और 5 3 15, 16 17 18, 1800 माइनस 360x, ठीक है। और ये जो इधर था डेनोमिनेटर था उसको उधर ले जाएंगे हम, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x। हमेशा याद रखना अगर डेनोमिनेटर को हम दूसरी साइड लेके जाते हैं ना, LHS से RHS में, RHS से LHS में, तो वो मल्टीप्लाई में जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और उसका साइन सेम रहता है। लेकिन जब प्लस और माइनस वाली चीज़ें हम इधर उधर लेके जाते हैं ना, तो उसका साइन हमेशा चेंज होता है। अब इसको आपकी इक्वेशन बन गई है, तो देखते हैं, ये सारी इक्वेशन उठा के उस साइड ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 360 उधर जगह प्लस में 365x हो जाएगा, प्लस में उधर भी, ये भी प्लस में हो गया 360x। अच्छा ये और ये तो कैंसिल हो गया ना, तो इससे 365 तो बनेगा ही नहीं क्योंकि ये प्लस में था, ये माइनस में था। यहाँ पे 5x ही आ जाएगा, यहाँ से सिर्फ आएगा आपका 1800 इक्वल टू 0, ठीक है, सिर्फ 1800 आएगा। 360 कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है,
इसको सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करें और आपको आंसर मिल जाएगा। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद देखो, अगर हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो अगर इसको स्प्लिट मेथड से भी करोगे ना तो ये किस में टूटेगा, लगभग 50-50 का 2500 होता है और 45 का स्क्वायर 5 4 20, हाँ 40 और 45 में टूट जाएगा। 40 और 45 का डिफरेंस कितना होता है 5, और 40 इंटू 45 कितना होता है 1800 होता है। देखते हैं 45 का स्क्वायर कितना होता है 45, हाँ 45 और 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आएगा। ठीक है, इजी था। अब देखो ये आपका आ गया, इससे इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो यूनिफॉर्म स्पीड आपको पता चल जाएगी, न्यू स्पीड भी आपको पता चल जाएगी। आप दोनों आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कभी उसने मेंशन नहीं किया है ना कि कौन सी स्पीड बतानी है। देखो क्या मेंशन किया उसने, हाँ यूनिफॉर्म स्पीड इसमें बताने को कहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। उसने सिर्फ एग्जांपल दी है कि अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर से बढ़ जाती है तो वो 1 घंटा कम लेगी, लेकिन उसने ये पूछा है कि आप उसकी स्पीड बताओ कितनी थी या कितनी है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ये याद रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कोई एग्जाम्पल दिया हो, तो हमेशा हमको उस पर फोकस करना है जिस पे वो ज़्यादा जोर दे रहा है। उसने इसमें ज़्यादा जोर किस पे दिया है, यूनिफॉर्म स्पीड पे, और ये तो सिर्फ उसने न्यू स्पीड से एग्जाम्पल दे के बोला है कि ये निकालने का तरीका बताया कि ये यूज़ करके आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, पाइप एंड सिस्टर्न से रिलेटेड है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है पाइप एंड सिस्टर्न का, ये आपका अलग से संडे स्पेशल में भी मैं कराऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं हम कि क्या कह रहा है 9th क्वेश्चन। 2 वाटर टैप्स हैं, ठीक है, जो एक साथ एक टैंक को 9 and 3/8 आवर्स में भर रहा है। तो टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स। जो बड़ा वाला टैप है वो 10 आवर्स कम ले रहा है छोटे वाले टैप से, अगर दोनों को अलग अलग खोला जाए। ठीक है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। हमको वो टाइम निकालना है कि कितने टाइम में अलग अलग अगर दोनों को खोला जाए तो कितने टाइम में दोनों टैप मतलब अलग अलग टैंक को भर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। 9th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से हमको ये पता चल गया कि स्मॉलर टैप ज़्यादा टाइम ले रहा है और जो बड़ा वाला टैप है वो 10 घंटे कम ले रहा है। तो देखो मैं सिर्फ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, यहाँ पे स्मॉलर टैप लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में, इज इक्वल टू x आवर्स मान लेते हैं। तो टाइम टेकन लार्जर टैप क्या हो जाएगा, लार्जर टैप क्या हो जाएगा, x माइनस 10 आवर्स हो जाएगा। 10 घंटे कम ले रहे हैं, ये अलग अलग वैल्यू निकाली है। उसने क्या बोली है कि अगर अलग अलग खोलते हैं तो बड़ा वाला टैप 10 घंटे पहले टैंक को अकेले भर देता है, अगर छोटा वाले टैप को अलग से अकेले में खोल दिया जाए। ठीक है, इसके बाद और क्या बताया उसने हमको क्या क्या और कॉन्सेप्ट दिए इसमें। ठीक है, अगर वो देखो इतने घंटे में वो कितना भर रहा है, पूरा टैंक भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना टैप भरेगा। एक टैप देखो, अगर आपको ये दिया है कि वो इतने घंटे में एक टैंक को भर रहा है, तो एक घंटे में कितना भरेगा, इतना टैंक भरेगा। ये हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा, देखो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, 1/x - 10, इतना भरेगा। 1 क्या है, 1 है एक टैंक, पूरा टैंक। हमको क्वांटिटी नहीं पता है कि लीटर में कितनी क्वांटिटी है, उसको हमने 1 यूनिट मान लिया, पूरे टैंक को 1 यूनिट मान लिया। 1 यूनिट को वो x घंटे में भर रहा है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने यूनिट को भरेगा, तो 1 यूनिट डिवाइड बाई x घंटे हो जाएगा। उसी तरह लार्जर टैप का भी ऐसे ही कर देंगे। उसके बाद और उसने क्या क्वेश्चन कहा है,
जी हाँ, मिक्स नंबर में ना अगर दोनों को इकट्ठा खोलते हैं, तो 9 3/8 आवर्स में भर दे रहा है पूरे टैंक को। 9 3/8 को मिक्स नंबर से हटाएंगे तो 9 8 से 72, 75/8 आवर्स। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों को प्लस कर देना है। 1 घंटे में ये कितना भर रहा है और 1 घंटे में ये कितना भर रहा है, वो कितने टोटल घंटे हैं ना, तो उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका कि क्वांटिटी 1 घंटे में कितनी जा रही है, क्योंकि ये हमने 1 घंटे में निकाला है ना, 1 घंटे में क्वांटिटी निकाली तो वो भी 1 घंटे में आ जाएगी, 1/75/8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 घंटे में इतना टैंक भर रहा है ये वाला, और 1 घंटे में ये वाला इतना टैंक भर रहा है, टैप बड़ा वाला टैप। छोटा वाला टैप 1 घंटे में इतना भर रहा है, बड़ा वाला टैप 1 घंटे में इतना भर रहा है, और दोनों टैप इकट्ठे खोल दिए हैं हमने। देखो दोनों टैप इकट्ठे खोल दिए हैं, तो वो 1 घंटे में कितना भरेंगे, क्योंकि ये टोटल दोनों 1 घंटे, ये टोटल इतने घंटे में एक टैंक भर रहे थे, तो एक टैंक को 1 घंटे में कितने में भरेंगे, 75/8। इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया हमने। अब देखो ये वाला रेसिप्रोकल को अगर हमें ऐसा वाला रेसिप्रोकल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 डिवाइड बाई 75/8। इसको जब भी ऐसे करते तो 1/1, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 1/1, 75/8 को ऊपर लेके जाएंगे तो उल्टा चले जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/75। बस इतना सा आपको करना था, ये कॉन्सेप्ट था। इसके बाद और इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप समझ गए क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ इसमें। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x - 10 प्लस x डिवाइड में हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई x - 10 और इक्वल टू कितना आ गया 8/75। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया आपका 2x - 10 मल्टीप्लाई विद 75। ठीक है, और इक्वल टू क्या आ गया आपका x 8x और x - 10। हमने कुछ नहीं किया, LHS को RHS में डेनोमिनेटर को ले गए और एक सिंपल इक्वेशन बना ली। इसके बाद क्या करेंगे देखो 75 × 10 कितना, 1 × 2 कितना होता है 150x - 750 इज इक्वल टू 8x² - 80x। अब देखो 80x इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 8x को यहाँ इसको उधर ले चलते हैं 8x² - 150 भी उधर जाएगा तो 150 माइनस में हो जाएगा, 150 का हो जाएगा 230x, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 750 इज इक्वल टू 0। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना था इसमें। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर देना है इसको, आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसके बाद और कुछ नहीं करना है आपको। इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करिए, स्प्लिट मेथड से करिए या किसी भी मेथड से करिए, आपका इजीली आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप फर्दर अगर छोटा करना चाहते हैं और छोटा हो जाएगा, जैसे कि अगर इसको बोले तो इसको हम 4x² लिख सकते हैं, -2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, 115x प्लस 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10 इक्वल टू 0। तो हो गया, और भी आसान और छोटा हो गया, लेकिन आपको इसमें आसानी रहेगी ज़्यादा। ठीक है, इससे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी मैंने। इसके बाद आपको खुद सॉल्व करना है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला कीजिए, स्प्लिट मेथड से कीजिए या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कीजिए, आपका हर किसी में इजी हो जाएगा। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए ये स्क्वायर तो बना ही हुआ है, इसको बनाएंगे कैसे, 2ab, ए तो ये रहा, ठीक है, बी आपके पास बनाना है। ठीक है, a² + b² का फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो आपका एक इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो कितना टाइम ले रही है, 1 घंटा कम ले रही है पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए। देखते हैं, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है, पैसेंजर ट्रेन से
एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन आपको पता है कि एक्सप्रेस ट्रेन बहुत फास्ट चलती है और उसके स्टॉप भी कम होते हैं, और पैसेंजर ट्रेन के स्टॉप बहुत होते हैं। उसने क्या कहा है कि एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो 1 घंटा कम ले रही है पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए। तो इससे हमको हिंट मिल गया, हमको एक्स क्या करना है, लेट पैसेंजर ट्रेन का टाइम लिख लेते हैं, पैसेंजर ट्रेन टाइम टू ट्रेवल द टोटल डिस्टेंस 132 किलोमीटर, ये हो जाएगा एक्स किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड होगी ना, हाँ बिल्कुल, ये हमने स्पीड मानी है, पैसेंजर ट्रेन स्पीड। एक्स मान ली, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा है, देखो उसने कहा है कि जो स्टॉप है वो हमने कंसीडर नहीं करने हैं इसमें, ठीक है। एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, ये तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड, ठीक है। और एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी आ जाएगी, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, x + 11, उसने बोला 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा है उसकी, तो हमको दोनों की स्पीड पता चल गई। इसके बाद और आपको बताया है उसने कि देखो पहले उसने बताया है कि टोटल डिस्टेंस कवर कितना करना है, 132 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस आपको पता चल गया। इसके बाद और क्या बोला है, देखो आपको फॉर्मूला फिर पहले बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, आपको स्पीड दे रखी है और डिस्टेंस दे रखा है, तो टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाती है, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, उसने ये भी बताया कि एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम ले रही है, तो ज़्यादा टाइम कौन ले रही है, पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन का टाइम क्या हो जाएगा 132 किलोमीटर डिवाइड बाई x किलोमीटर, माइनस कर देंगे 132 डिवाइड बाई x + 11 इक्वल टू 1, 1 घंटे की कमी है ना, तो यहाँ ये हो गया एक्सप्रेस की स्पीड, एक्सप्रेस का टाइम हो गया, और ये टाइम हो गया आपका पैसेंजर का, पैसेंजर में से एक्सप्रेस का टाइम माइनस करेंगे तो 1 घंटा आ जाएगा, बिल्कुल। इसके बाद उसको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, x + 11 - 132x डिवाइड बाई x इंटू x + 11 इक्वल टू 1, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे करते हैं 132x + 132 इंटू 11 132 132 1452, ये आ गया कितना अपना 1452 आ गया, और माइनस 132x है इक्वल टू, ये उधर चला गया x² + 11x, 132x से 132x कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है, तो x² + 11x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया माइनस में 1452 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना ही सबसे बड़ी बात है, उसके बाद आपको पता है आपके पास बहुत सारे तरीके हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में भर सकते हो, ठीक है, या फिर इसको स्प्लिट मेथड से कर सकते हो। देखो स्प्लिट मेथड से थोड़ा सा ये टफ हो जाएगा, लेकिन आपको ये ब्रेक करना भी पड़ेगा। तो देखो ब्रेक करेंगे तो ये लगभग आपका टूटेगा 44 और 33 में, क्योंकि 44 - 33 होता है 11, तो 44 प्लस में रहेगा, बड़ा रहेगा, इसलिए 11x आपका आ जाएगा, 44 में से 33 माइनस करेंगे, और 44 इंटू 33 जो होगा वो 1452 हो जाएगा। तो इस तरह से स्प्लिट मेथड से हो जाएगा। अब देखो प्लस में क्या लिया है हमने 44 लिया है, और माइनस में क्या लिया है 33, तो वैल्यू जो आएगी जो 44 हमने प्लस में लिया है वो माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो हमको याद रखना है पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हमेशा प्लस में आएगी, माइनस में नहीं आएगी, वो पीछे को नहीं जा रही है, आगे को जा रही है। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आपकी लगभग आ जाएगी 33 किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस ट्रेन की आ जाएगी 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बचा है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और करना बहुत ही ज़रूरी है, तो ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराएंगे हम, ठीक है। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज और कोई है क्या इसकी, नेचर ऑफ रूट्स, जी बिल्कुल, एक एक्सरसाइज इसके बाद और बचती है आपकी। देखते हैं 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है।
11th क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। सबसे पहले दो स्क्वायर दे रखे हैं तो हमको क्या मानना है, पहले एक स्क्वायर की साइड मान लो, लेट साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर कितनी हो गई, x मान ली, और साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर मतलब बड़ा वाला स्क्वायर, उसकी क्या मान ली हमने, y। ठीक है, अब पैरामीटर उसने बोला है तो पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड 4x, और इसका y वाले का कितना हो गया 4y, बड़े वाले का 4y पैरामीटर हो गया और छोटे वाले का 4x हो गया। उसने क्या पूछा है, उसने बताया है कि जो पैरामीटर है ना दोनों का डिफरेंस होगा, डिफरेंस जो है फाइंड इफ द डिफरेंस ऑफ द पैरामीटर इज 24 मीटर, तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे, 4y माइनस 4x क्या बताया उसने 24 मीटर, तो 4y की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 प्लस 4x। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 डिवाइड बाई 4 प्लस 4x डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6 प्लस x, ये आपकी y की वैल्यू आ गई, याद रखना है इसको अच्छे से। इसके बाद सेकंड उसने क्या बोला है, सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर्स, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। ये आपको एरिया दे रखा है, दोनों का एरिया अगर ऐड करेंगे तो ये दे रखा है, इसको हम लिख सकते हैं गिवन। हमने साइड मानी हुई है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो हमको पता ही है, प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दो इसमें, 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई, प्लस 36 प्लस 12x इज इक्वल टू 468, तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 12x, 468 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 468 में से 36 माइनस कर देंगे, 468 में से 36 माइनस करेंगे तो -432 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आपकी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसको देखो 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया। अब इसमें देखो a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई 6 और c की वैल्यू क्या आ गई -216। तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करके आपकी वैल्यू इजीली आ जाएगी। तो इस तरह से आपका आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, पूरी की पूरी सारे क्वेश्चंस हमने डिटेल में किए हैं, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको खुद करने हैं। अब मैंने थ्योरी कम से कम लिखी है ताकि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो। ठीक है, और मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको सबकी निकाल के बताई हैं, कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर नहीं निकाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लेकिन सबकी निकाल दी हैं। और मेथड मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि कौन कौन से मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इजी मेथड भी बताया था, सबसे इजी स्प्लिट मेथड होता है। अगर आपको पता चल रहा है कि कैसे तोड़ेंगे तो आपको स्प्लिट मेथड आपके लिए इजी रहेगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि स्प्लिट मेथड कैसे करेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ज़रूर याद रखना, उसमें सिर्फ ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है। जैसे ए बी और सी की वैल्यू आ गई, इसको वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसमें भी दो आंसर आएंगे, एक प्लस में और माइनस में। अगर प्लस माइनस में आएगा ना तो माइनस में ये सब तो नेगेटिव कर देना, क्योंकि हाँ स्क्वायर का एरिया कभी भी नेगेटिव में तो होगा नहीं, उसका एरिया हमेशा पॉजिटिव में होगा। तो नेगेटिव वाली जो वैल्यू होगी उसको नेगलेक्ट कर देना। ठीक है, अगर दोनों की दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव आ रही होंगी तो मैंने आपको बताया था जिससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो वो वाली वैल्यू ज़रूर लेना। ठीक है, बाकी दूसरी को नेगलेक्ट नहीं करना है, बस उसमें लिखना बाय टेकिंग दिस वैल्यू वी गॉट आंसर दिस। ठीक है, इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम आपकी एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे उसको भी एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो अलविदा, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।